हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वानों के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम शुरू करते हैं आगे महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वानों में। महाराणा कुंभा के अन्य जो दरबारी विद्वान थे, अपन बात करते हैं उनके बारे में। महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वानों में हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे जयदेव। जयदेव के बारे में जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा ने जयदेव ने एक पुस्तक लिखी थी, गीत गोविंद। गीत गोविंद नामक पुस्तक पर एक टीका लिखी थी। इसकी जो प्रमुख टीका थी, टीका का नाम था रसिक प्रिया। रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने जयदेव की प्रमुख पुस्तक गीत गोविंद पर। टीका की अगर हम बात करें कि टीका क्या होती है, तो टीका होती है कि किसी भी ग्रंथ का संक्षिप्त जो रूप होता है, वही रूप क्या होता है, टीका होता है। किसी ग्रंथ का संक्षिप्त रूप, उसे छोटे शब्दों में बताना ही टीका कहलाता है। फिर हम बात करें, इसके अलावा महाराणा कुंभा ने एक टीका और लिखी थी। इनकी दूसरी टीका का नाम है चंडी शतक की टीका। चंडी शतक की टीका, ये दो प्रमुख टीकाएं लिखी थी महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा हम अगर बात करें तो महाराणा कुंभा ने एक पुस्तक की रचना की थी। महाराणा कुंभा की प्रमुख जो पुस्तक है, वो पुस्तक कामशास्त्र पर आधारित है, और कामशास्त्र पर आधारित इस पुस्तक का नाम है कामराज रतिसार। कामराज रतिसार। कामराज रतिसार नामक पुस्तक की रचना की थी महाराणा कुंभा ने, जो कामशास्त्र पर आधारित है। एक बार इसको वापस देख लेना। महाराणा कुंभा का ही दरबारी विद्वान था जयदेव। जयदेव ने रचना की थी गीत गोविंद नामक ग्रंथ की। इसी गीत गोविंद नामक ग्रंथ पर महाराणा कुंभा ने एक टीका लिखी थी, जिसका नाम था रसिक प्रिया। रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी थी महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने एक टीका वो लिखी थी, जिसका नाम था चंडी शतक की टीका। साथ ही साथ महाराणा कुंभा ने एक पुस्तक की रचना की थी कामशास्त्र पर आधारित। इस पुस्तक का नाम था कामराज रतिसार। कामराज रतिसार नामक ग्रंथ की रचना की थी महाराणा कुंभा ने। अब हम आगे बात करें तो महाराणा कुंभा की संगीत कला के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि महाराणा कुंभा ने संगीत कला में रुचि के कारण एक उपाधि धारण की थी, और इनकी उपाधि का नाम था अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की थी महाराणा कुंभा ने संगीत कला में रुचि के कारण। अब बात करें कि महाराणा कुंभा के संगीत कला के गुरु कौन थे, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा के संगीत कला के प्रसिद्ध गुरु थे सारंग व्यास। संगीत कला के गुरु थे सारंग व्यास। ये महाराणा कुंभा के संगीत कला के गुरु थे। अब हम बात करें कि महाराणा कुंभा की संगीत कला में रुचि के कारण इन्होंने संगीत कला में रुचि लेते हुए कई पुस्तकों, कई ग्रंथों की भी रचना की है। संगीत कला पर आधारित महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके मुख्य ग्रंथ जो आते हैं वो इस प्रकार हैं। संगीत कला के ग्रंथ। संगीत कला के ग्रंथों में हम अगर बात करें तो महाराणा कुंभा ने संगीत कला पर आधारित ग्रंथ की रचना की है संगीत राज। एक ग्रंथ है संगीत राज। इसके अलावा दूसरा ग्रंथ आता है संगीत कला पर आधारित संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। फिर अगर हम बात करें तो अगला ग्रंथ आता है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। और एक ग्रंथ आता है सूड प्रबंध। संगीत कला पर आधारित महाराणा कुंभा का एक ग्रंथ है सूड प्रबंध। ये चार ग्रंथ महाराणा कुंभा की संगीत कला पर आधारित हैं, और इन चार ग्रंथों में अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ आता है इनमें संगीत राज। संगीत राज संगीत कला के सभी ग्रंथों में से
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है संगीत राज को। श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है संगीत राज को। इस संगीत राज के बारे में हम बात करें तो ये संगीत राज कुल 5 भागों में विभक्त है। संगीत राज के कुल 5 भाग हैं, ये हमें जानकारी मिलती है। पिछली बार पटवार में क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत राज के कुल कितने भाग हैं, संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। तो ध्यान रखना, संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। अब हम बात करें कि ये 5 भाग कौन कौन से हैं, तो ये 5 भागों में से अगर हम बात करें तो एक भाग का नाम आता है पाठ्य रत्न कोश। एक भाग है पाठ्य रत्न कोश। फिर हम बात करें 5 भागों में से तो दूसरे भाग का नाम मिलता है अपने को नृत्य रत्न कोश। तीसरा भाग है वाद्य रत्न कोश। इसी प्रकार हम बात करें तो इसका चौथा भाग है, यहां लिख देता हूं इसका चौथा भाग। इसका चौथा भाग है रस रत्न कोश। और एक भाग और रह गया इसका, जिसका नाम है गीत रत्न कोश। 5वां भाग है गीत रत्न कोश। संगीत राज के 5 भाग हैं। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। 5 भागों में से एक भाग का नाम है पाठ्य रत्न कोश, दूसरे का नाम है नृत्य रत्न कोश, तीसरे का नाम है वाद्य रत्न कोश, एक है रस रत्न कोश और एक है गीत रत्न कोश। ये महाराणा कुंभा के संगीत कला में रुचि के कारण संगीत कला पर आधारित प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रमुख ग्रंथों में हम बात करें तो इनके 4 प्रमुख ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ का नाम है संगीत राज, एक का नाम है संगीत मीमांसा, एक का नाम है संगीत रत्नाकर और एक है सूट प्रबंधन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, उसमें सूट प्रबंध की जगह दे रखा था संगीत प्रबंध, केवल इतना ही डिफरेंट दे रखा था उसमें। फिर हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण की थी महाराणा कुंभा ने संगीत कला में रुचि के कारण। तो कुंभा के संगीत कला के गुरु हुआ करते थे कौन? सारंग व्यास। अब हम आगे बात करते हैं महाराणा कुंभा के अन्य दरबारियों के बारे में। तो हमें उल्लेख मिलता है मंडन मिश्र के बारे में। मंडन मिश्र के बारे में बात करें तो मंडन मिश्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि मंडन मिश्र महाराणा कुंभा के वास्तुकला के प्रमुख दरबारी विद्वान हुआ करते थे कुंभा के दरबार में। अगर प्रमुख वास्तुकार के रूप में अगर बात करें तो इन्हीं मंडन मिश्र की देखरेख में निर्माण हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग का। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था मंडन मिश्र की देखरेख में महाराणा कुंभा के शासनकाल के दौरान। तो जानकारी मिलती है कि इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की परिधि की जो लंबाई है, तो लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था, वास्तुकार कौन था? मंडन मिश्र। इसके अलावा हम बात करें तो मंडन मिश्र वास्तुकला के साथ साथ इनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि मंडन मिश्र के जो ग्रंथ हैं उनमें भी हमें कई ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। मंडन मिश्र के ग्रंथों के बारे में हम अगर बात करें तो इनके जो चित्रकला पर आधारित ग्रंथ हैं उनमें से मुख्य ग्रंथ मिलता है अपने को चित्रकला पर आधारित ग्रंथों में राज वल्लभ मंडन। चित्रकला पर आधारित इसके प्रमुख ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम मिलता है राज वल्लभ मंडन। दूसरे ग्रंथ का नाम अपने को नाम मिलता है रूप मंडल। राज वल्लभ मंडल, रूप मंडल। एक ग्रंथ है कोदंड मंडन,
कोदंड मंडन। इसके अलावा हम बात करें तो एक ग्रंथ का हमें नाम मिलता है वेद मंडन। वेद मंडन के अलावा अगर हम बात करें तो एक इसके चित्रकला के जो ग्रंथ है उनके ग्रंथों में हमें जानकारी मिलती है सगुन मंडन के बारे में। एक ग्रंथ है सगुन मंडन। इसके अलावा हम बात करें तो एक ग्रंथ आता है प्रसाद मंडन। ये महाराणा कुंभा के चित्रकला पर आधारित प्रमुख ग्रंथों के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी है। इसमें से हम बात करें कि राजवल्लभ मंडल, तो राजवल्लभ मंडल के बारे में जानकारी मिलती है कि चित्रकला के सभी ग्रंथों में से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है राजवल्लभ मंडल को। इस राजवल्लभ मंडल में जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है शिल्प कला के बारे में। शिल्प कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है मंडन के प्रमुख ग्रंथ राजवल्लभ मंडन से। फिर हम बात करें तो रूप मंडन में हमें जानकारी मिलती है मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति कला के बारे में। फिर हम बात करें कि कोदंड मंडन, तो कोदंड मंडन में जो जानकारी मिलती है वो है धनुष विद्या की। धनुष विद्या के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा वेद मंडन में हमें जानकारी मिलती है आयुर्वेद की। आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है वेद मंडन में। फिर हम बात करें तो सगुन मंडन में हमें जानकारी मिलती है ज्योतिष विद्या के बारे में। ज्योतिष विद्या या ज्योतिष कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है सगुन मंडल से। एक रहा अपना प्रसाद मंडल। इसके बारे में अपन बात करें तो प्रसाद मंडल से हमें जानकारी मिलती है स्थापत्य कला के बारे में। इनके अलावा हम बात करें तो महाराणा कुंभा के दो अन्य ग्रंथ और थे जिनकी रचना महाराणा मंडन के दो प्रमुख ग्रंथ और थे जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दो ग्रंथों में से एक ग्रंथ का नाम था वास्तु मंडन। एक ग्रंथ का नाम मिलता है अपने को वास्तु मंडन और इनका जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम मिलता है वास्तुसार। ये दो प्रमुख ग्रंथ थे महाराणा मंडन के चित्रकला पर आधारित, जिनके बारे में हमें चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम महाराणा कुंभा के शासनकाल के दौरान बात करें तो महाराणा कुंभा की पुत्री का भी हमें उल्लेख मिलता है। महाराणा कुंभा की पुत्री के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसमें मिलती है कि महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई। महाराणा कुंभा की एक पुत्री का नाम भी मिलता है, पुत्री का नाम था रमाबाई। इस रमाबाई के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये रमाबाई भी संगीत कला में रुचि रखती थी और संगीत कला में रुचि के कारण इसे उपाधि प्रदान हुई वागीश्वरी की। वागीश्वरी की उपाधि के बारे में इसकी जानकारी मिलती है, इन्हें वागीश्वरी कहा जाता था संगीत कला में रुचि के कारण। ये जानकारी हमें जावर के शिलालेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा इसी रमाबाई के बारे में हमें और उल्लेख मिलता है कि रमाबाई ने जावर में निर्माण करवाया था रमा कुंड का और एक विष्णु मंदिर का। रमा कुंड और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था जावर में रमाबाई ने। रमा कुंड और विष्णु मंदिर का जो मुख्य शिल्पी था वो शिल्पी था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह रमा कुंड और विष्णु मंदिर का मुख्य शिल्पी था। ये जानकारी हमें महाराणा कुंभा के शासनकाल के बारे में मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो उन्हें पढ़ा था कि 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या कर दी जाती है इन्हीं के पुत्र उदय के द्वारा। उदयकरण या उदय के द्वारा हत्या कर दी जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित करतारगढ़ दुर्ग के पास मामादेव कुंड के पास हत्या कर दी जाती है महाराणा कुंभा की। ये हमने कुंभा के शासनकाल के दौरान हमें जो जानकारियां मिलती है। महाराणा कुंभा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बनता है महाराणा उद्दा। अब हम बात करते हैं महाराणा उद्दा के बारे में, उदयकरण या महाराणा उद्दा।
महाराणा उद्दा का शासनकाल चला था 1468 से लेकर के 1473 ईस्वी तक। उद्दा के बारे में हमने पढ़ा है कि महाराणा कुंभा की हत्या की थी इन्हीं के पुत्र उद्दा ने। उद्दा के बारे में इतिहास में अपन बात करते हैं कि उद्दा को मेवाड़ के इतिहास में पितरहंता शासक कहा जाता है। उद्दा को महाराणा उद्दा के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसमें पता चलता है कि महाराणा उद्दा ने अपने पिता की हत्या कर दी और पिता की हत्या करते हुए शासक बनता है मेवाड़ का। इस बात का पता जैसे ही मेवाड़ सरदारों को चलता है, मेवाड़ सरदार इस बात का विरोध करते हैं और महाराणा कुंभा मेवाड़ छोड़ते हुए पहुंच जाते हैं मालवा। जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा मालवा के शासक के साथ पुनः आक्रमण करते हैं मेवाड़ पर। उसी दौरान 1473 में मेवाड़ पर आक्रमण करते समय आकाशीय बिजली गिरने के कारण महाराणा उद्दा की हत्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है महाराणा उद्दा की। महाराणा उद्दा की मृत्यु के बाद महाराणा उद्दा का समाधि स्थल बनाया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा कुंभा की छतरी के समीप ही महाराणा उद्दा की भी छतरी स्थापित की जाती है। महाराणा उद्दा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बनता है उद्दा का छोटा भाई रायमल। अब हम बात करते हैं महाराणा रायमल के बारे में। महाराणा रायमल। महाराणा रायमल का शासनकाल चला था 1473 से लेकर के 1509 तक। 1473 ईस्वी से लेकर के 1509 तक। अगर बात करें तो जानकारी मिलती है कि महाराणा रायमल का जो विवाह हुआ था वो विवाह हुआ था जोधपुर की राजकुमारी श्रृंगार देवी से। आवल बावल की संधि के अनुसार कुंभा के पुत्र रायमल से श्रृंगार देवी का विवाह हुआ था, जो मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री थी। इसमें अपन ने पीछे पढ़ा था कि इसी श्रृंगार देवी ने निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बावड़ी का। अब हम बात करें रायमल के शासनकाल के दौरान, तो जानकारी मिलती है कि रायमल ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी, 11 विवाह किए थे और इसके कुल 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां। इनके इन 13 पुत्रों में से हमें जानकारी मिलती है केवल 4 पुत्रों के बारे में। 4 पुत्रों में इनका बड़े पुत्र का नाम बताया जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया। उससे छोटे पुत्र का नाम था जय सिंह। उससे छोटे का नाम मिलता है जयदेव और उससे छोटे का नाम मिलता है महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। ये 4 पुत्रों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा के एक पुत्री का भी नाम हमें सामने आता है, जिसका नाम था आनंदी बाई। इस आनंदी बाई के बारे में जानकारी मिलती है कि इस आनंदी बाई का विवाह हुआ था सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ। सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा से विवाह हुआ था आनंदी बाई का। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रायमल ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी, जिनसे इनको 13 पुत्र और 2 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। बड़े पुत्र का नाम मिलता है पृथ्वीराज सिसोदिया, एक का नाम मिलता है जय सिंह, जयदेव, राणा सांगा। इन 4 पुत्रों और 1 पुत्री आनंदी बाई के बारे में हमें जानकारी मिलती है 13 पुत्र और 2 पुत्रियों में से। इसके बारे में अगर हम बात करें महाराणा रायमल के शासनकाल के बारे में,
तो इसी के समकालीन टोडा, रणथंभौर और बूंदी का शासक था राव सुल्तान। राव सुल्तान बूंदी और टोडा का शासक था। उस समय अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर शासन था गयासुद्दीन खिलजी का। गयासुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक था। जानकारी मिलती है कि गयासुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है टोडा पर। उस दौरान राव सुल्तान टोडा छोड़ता है और टोडा छोड़ते हुए शरण लेता है मेवाड़। मेवाड़ का उस समय शासक था रायमल। मेवाड़ महाराणा रायमल इसे शरण देता है। इस राव सुल्तान के बारे में जानकारी मिलती है कि जिस वक्त राव सुल्तान टोडा छोड़ता है उस वक्त यह अपनी पुत्री ताराबाई को भी साथ लेकर के आता है, जो इसकी एक अति सुंदर और वीरांगना पुत्री थी। तो जानकारी मिलती है कि टोडा और बूंदी का शासक राव सुल्तान अपनी पुत्री तारा सहित पहुंचा था कहां पर? मेवाड़ पर, रायमल के शासनकाल के दौरान। इस समय की हम बात करें तो जानकारी मिलती है इनके जो 4 पुत्र थे उन 4 पुत्रों के बारे में कि ताराबाई एक सुंदर राजकुमारी थी, वीरांगना थी। इस ताराबाई से विवाह करना चाहता था जयसिंह। जयसिंह विवाह करना चाहता था ताराबाई से, इसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध था। लेकिन इस बात का जिक्र जब जयसिंह करता है ताराबाई के समक्ष, तो ताराबाई से प्रस्ताव रखती है इसके सामने कि मेरे पिताजी की एक शर्त है कि जो व्यक्ति मेरे पिताजी को पुनः टोडा जीत करके देगा, मेरे पिताजी मेरा विवाह उसी के साथ करेंगे। और ये जानकारी ताराबाई अपने पिता को देती है कि महाराणा रायमल का पुत्र जयसिंह मेरे से विवाह करना चाहता है। उसी वक्त की हम बात करें तो जानकारी मिलती है कि इस बात का पता जब राव सुल्तान को चलता है तो राव सुल्तान जयसिंह की हत्या कर देता है और सूचना भिजवा देता है रायमल के पास कि किस कारण मैंने इसकी हत्या की। अगर हम बात करें इसके आगे, इस बात का पता चलता है जब पृथ्वीराज सिसोदिया को, तो पृथ्वीराज सिसोदिया आक्रमण कर देता है टोडा पर और आक्रमण करते हुए टोडा को जीतकर पुनः सुदृढ़ कर देता है राव सुल्तान को। और राव सुल्तान वचनबद्ध होने के कारण अपनी पुत्री का विवाह करता है रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया से। इसी पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में जानकारी मिलती है कि कुछ समय बाद ताराबाई इसी पृथ्वीराज सिसोदिया से रूठ करके रहने लग जाती है अजमेर में। अजमेर के एक शिवालय में रहा करती थी, अजमेर दुर्ग के। तो जानकारी मिलती है कि इसी पृथ्वीराज ने अजमेर का दुर्ग में कुछ निर्माण कार्य करवाया था, जिस कारण अजमेर दुर्ग का नाम पड़ा तारागढ़। अपनी पत्नी तारा के नाम पर निर्माण कार्य करवाने के कारण अजमेर दुर्ग को कहा जाने लग गया तारागढ़। जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। अब हम बात करें महाराणा रायमल के जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में, तो जानकारी मिलती है कि महाराणा रायमल अपने जीते जी अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाया था। महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद इसके पुत्र उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष शुरू करते हैं। और इस संघर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो जानकारी मिलती है उत्तराधिकार के बारे में कि महाराणा रायमल की मृत्यु के दौरान इनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसके कारण इनके एक चाचा का नाम मिलता है जिसका नाम था सारंगदेव।
सारंग देव को जब इस बात का पता चलता है कि महाराणा रायमल के पुत्र उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, तो जानकारी मिलती है कि सारंग देव एक रोज इन पुत्रों को एक ज्योतिषी के पास ले जाता है, ये कहते हुए कि आप इस ज्योतिषी से पता कर लो कि कौन अगला शासक बनेगा मेवाड़ का। इस आधार पर एक ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं। ज्योतिषी के बारे में बात करें तो ज्योतिषी सबसे पहले हाथ देखता है पृथ्वीराज सिसोदिया का, फिर अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जय सिंह, फिर जयदेव और फिर हाथ देखता है महाराणा सांगा का। इस प्रकार ज्योतिषी चारों भाइयों का बारी बारी से हाथ देखता है और भविष्यवाणी करता है, तो अंत में निष्कर्ष निकलता है ज्योतिषी की भविष्यवाणी का राज्यों का महाराणा सांगा के बारे में, कि महाराणा सांगा की किस्मत में राजयोग लिखा है। ये भविष्यवाणी करता है ज्योतिषी। इसके अलावा बात करें तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी जयसिंह की मृत्यु के बारे में, किसकी मृत्यु अल्पायु में ही हो जाएगी, जो अपन ने पीछे पढ़ ही लिया। बात करें जयदेव के बारे में, तो जयदेव के बारे में जानकारी मिलती है कि जयदेव को कोई मतलब नहीं था प्रशासन से, क्योंकि ये शराब और शबाब का आदी था। फिर बात करें पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में, तो ज्योतिषी इसके बारे में भी कोई भविष्यवाणी नहीं करता है राजयोग के बारे में, तो राजयोग की भविष्यवाणी करता है महाराणा सांगा की। उसी वक्त जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज अपनी तलवार निकालता है और तलवार से आक्रमण कर देता है महाराणा सांगा पर, जिसके कारण महाराणा सांगा की एक आंख घायल हो जाती है। महाराणा सांगा के बारे में बात करें तो इसके शरीर पर कुल 80 घावों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि महाराणा कुंभा के शरीर पर कुल 80 घाव थे। इन 80 घावों में से सबसे पहला जो घाव मिला था, इनकी जो आंख फूटी थी, वो इन्हीं के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा इनकी आंख घायल हुई थी। यहाँ से जानकारी मिलती है कि सारंग देव यहाँ से बीच बचाव करते हुए पुनः इन चारों भाइयों को लेकर के पहुंचते हैं मेवाड़। अब हम बात करें तो जानकारी मिलती है कि महाराणा सांगा पृथ्वीराज के भय से यहाँ से मेवाड़ से निकलते हैं और ये पहुंच जाते हैं अजमेर। अजमेर में ये आकर अजमेर के जंगलों में रहने लग जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, किसके पास ये किस प्रकार रहा करते थे। इधर बात करें हम पृथ्वीराज के बारे में, तो पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ का शासक बन जाता है। मेवाड़ का शासक बनने के बाद एक रोज पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी बहन आनंदीबाई से मिलने के लिए जाता है सिरोही। इसका आनंदीबाई का विवाह अपन ने पढ़ा था, इस सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा से हुआ था। जानकारी मिलती है कि यह जगमाल देवड़ा आनंदीबाई को प्रताड़ित किया करता था और इसी को समझाने के लिए एक रोज पहुंचते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया सिरोही। पृथ्वीराज सिसोदिया सिरोही जाकर के जब पुनः मेवाड़ लौट रहे थे, तो जानकारी मिलती है कि उस वक्त जगमाल देवड़ा के द्वारा पृथ्वीराज सिसोदिया को भोजन में जहर दे दिया गया था, जिस कारण मेवाड़ पहुंचते पहुंचते कुंभलगढ़ के पास इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़ के पास पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। यही इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें तो जानकारी मिलती है कि यहीं पर महाराणा पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों पर छतरी का निर्माण करवाया गया है। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया का समाधि स्मारक है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें तो जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज को इतिहास में जाना जाता है उड़ना राजकुमार के नाम से। तेज गति का दावक होने के कारण इन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ पर है और कितने खंभों पर स्थित है, क्वेश्चन घूमकर भी पूछ सकता है। जैसे ही पृथ्वीराज की मृत्यु होती है, जानकारी मिलती है कि उस दौरान सांगा को पुनः बुलाया जाता है मेवाड़ और 1509 में सांगा का मेवाड़ में किया जाता है राज्याभिषेक, जिसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे।